अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं माजिद अली और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आ रहा हूं 10th का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कीमियाई तवाज़न या बराबरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम नेचर में कैसे पाया जाता है। नेचर में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है ह्यूमन और प्लांट के दरमियान एक बहुत बड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जा रहा है। वो क्या है कि हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस फराहम करते हैं। तो इनके दरमियान बैलेंस पाया जा रहा है। ऑक्सीजन और CO2 के दरमियान एक बैलेंस पाया जा रहा है। इस बैलेंस का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये नेचर में एक अच्छी एग्जांपल है केमिकल इक्विलिब्रियम की ह्यूमन और प्लांट के दरमियान। अब अगर हम इसको देखें मज़ीद तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कुछ टर्म्स हैं बेसिक, उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहला है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में मिलती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। मसलन हमारे पास वाटर है। वाटर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वाटर बनता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और जिनके मिलने से कोई नई चीज़ बनती है, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ नई बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज आ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए, इसके मिलने से वाटर बना, तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो वाटर बना है इसे कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो चीज़ मिलती है और प्रोडक्ट जो चीज़ बनती है नहीं। आगे है हमारा जी रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। हम इन आपस में कंपैरिजन दोनों का करेंगे। तो पहले देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होती हैं वो आपस में दोबारा नहीं मिलती रिएक्टेंट बनाने के लिए। यानी कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट ना बनाए, इसी किस्म के रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर में चेंज हो जाए, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टर में चेंज हो जाए, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जिसमें एक ही काम हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने, उन्हें कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना। तो दूसरा इसमें डिफरेंस है सपोज टू कंप्लीट। कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएंगे, रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो रिएक्शन हमारा रुक जाएगा, रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे और प्रोडक्ट दोबारा टूट के रिएक्टेंट में जब चेंज हो जाएगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा। नेवर गो टू कम्प्लीशन। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट इसलिए नहीं होती क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा चेंज होते हैं, ये सर्कल चलता रहता है, तो इस वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तीसरा इसमें क्या फ़र्क है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इसको सिंगल एरो से हम शो करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो बनाकर हम शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम डबल एरो से शो करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। आगे जाकर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे रिवर्सिबल की, आपको फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम डबल एरो शो करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। और आखिर इनमें जो फ़र्क है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, यानी फारवर्ड। कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसकी डायरेक्शन एक ही होती है, वो फारवर्ड ही होती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ये होती, इसे कहते हैं फारवर्ड। फारवर्ड मीन आगे की जानब ने। तो इसमें रिएक्शन होता है फारवर्ड ही होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन एक ही होती है फारवर्ड। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो दोनों जानब होती है, यानी फारवर्ड भी होती है और रिवर्स भी होती है। आगे जाने भी रिएक्शन बढ़ता है और पीछे जाने रिएक्शन भी बढ़ता है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मसलन अगर हम ये एग्जांपल देखें H2 + O2 एरो टू HI,
इसमें अगर देखें तो इसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट में क्या हाइड्रोजन है और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा आयोडीन है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो ये फॉरवर्ड एक्शन है, रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है। अगर हम इसमें देखें, इसका रिवर्स एक्शन देखें तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी प्रोडक्ट बनी है ये दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होगी। ये हमारी ये रिएक्टेंट थी, ये प्रोडक्ट थी। अब प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना रही है इस रिएक्शन में, तो ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो रिएक्शन रिवर्स आ रहा है, इसे कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारी जो प्रोडक्ट होगी हाइड्रोजन आयोडाइड वो दोबारा ब्रेक होके हाइड्रोजन में और आयोडीन में चेंज हो जाएगी। तो अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें H2+I2 डबल एरो 2HI, तो ये डबल एरो हमें बता रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड भी होगा, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, आगे भी जाएगा, और ये रिएक्शन बैकवर्ड भी आएगा। तो इसमें दोनों जानब रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है कि जब रिएक्शन हमारा शुरू हो चुका है, शुरू में रिएक्टेंट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रही है, फिर प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, रिएक्शन हमारा हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। मतलब जितना स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी स्पीड के साथ रिवर्स सेक्शन का, इन दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस जो सिचुएशन होगी, इस किस्म की जो सिचुएशन होगी, इसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स एक्शन। जब दोनों रिएक्शन की स्पीड यानी रेट बराबर हो जाए उसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो टाइप्स हैं। पहली है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन पता ही है कि रुकी हुई, क़याम पज़ीर। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, when reaction cease to proceed it is called static equilibrium। कि जब कोई एक्शन ना हो रहा, वो रुक गया हो, सीज हो गया हो, तो उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। असल में जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है ये मोस्टली जो आपके फिजिकल फिनोमिना होते हैं वहाँ एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो कायम है, वो गिर नहीं रही। क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो ग्रेविटी की फोर्स है, चाहे उस पर एटमॉस्फेरिक फोर्स है या ग्रेविटी है, ये सारी फोर्स आपस में बैलेंस हैं। जब ये सारी आपस में फोर्स बैलेंस है, इस वजह से हमारा जो कोई भी बिल्डिंग है वो गिरती नहीं है। वजह यही है कि तमाम जितनी भी फोर्सेस बिल्डिंग पे लग रही हैं वो तमाम आपस में बैलेंस है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अपनी जगह पर कायम है, वो गिर नहीं रही। इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तमाम फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, बैलेंस में हैं, जिस वजह से हमारी बिल्डिंग नहीं गिरी। इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही हमारा अर्थक्वेक होता है, मतलब जब जल्ज़ला आता है, तो क्या होता है कि ये जो फोर्सेस होती हैं जिसने उनको बैलेंस किया होता है वो फोर्स इम्बैलेंस हो जाती हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक फोर्स या ग्रेविटी की फोर्स आपस में बराबर नहीं रहती, बैलेंस नहीं रहती, इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, जिस वजह से हमारी जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, तबाह हो जाती है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यही है कि तमाम जो फोर्सेस हैं वो आपस में बैलेंस हों और वो क़याम पज़ीर रहे, अपनी जगह कायम रहे। इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाँ जी, इसके बरक्स है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वह रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड्स, रिवर्स एंड फॉरवर्ड, एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। के कोई रिएक्शन हो रहा है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, रिएक्शन हो रहा है ये हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, तो इसमें हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो जब रिएक्शन दोनों जानब हो, फॉरवर्ड भी हो और रिवर्स भी हो, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो और रिवर्स भी हो, यानी दोनों जानब रिएक्शन हो और रिएक्शन की स्पीड आपस में बराबर हो जाए, रेट उनका आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, लेकिन उनकी आपस में स्पीड रेट बराबर हो गया। इसे कहते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब है जो चीज़ रुकी हुई नहीं है, मूव कर रही है। अब इसमें रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट भी बना रहे हैं, तो इसे कहते हैं डायनामिक। तो ये सर्कल बनता है इस तरह एक, तो ये डायनामिक है। क्या है ये?
डायनेमिक। तो जब डायनामिक की सूरत हाल में इक्विलिब्रियम कायम होगा, इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, हो भी रहा है, डायनामिक है और इक्विलिब्रियम भी कायम हो चुका है, यानी फारवर्ड और रिवर्स के रेट आपस में बराबर हो चुके हैं, इसलिए कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसलिए यहाँ लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो एक्स एक्सिस के अगर अलॉन्ग हम टाइम लें और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लें, तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, क्योंकि शुरू में जो आपके रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो मिकदार होती है वो मैक्सिमम होती है। ज़्यादा मैक्सिमम रिएक्टेंट की होगी, वो ज़्यादा आपस में रिएक्ट करेंगे और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। किसकी? फॉरवर्ड रिएक्शन की। आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जाएगी तो फॉरवर्ड की रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन अगर दूसरी जगह हम देखें हम रिवर्स एक्शन में, तो रिवर्स एक्शन में क्या होगा कि शुरू में रिवर्स एक्शन की स्पीड बिल्कुल स्लो होती है। स्लो इसलिए होती है कि उसमें जो प्रोडक्ट होती है हमारी वो ना होने के बराबर होती है। तो जब ना होने के बराबर होगी इसलिए उसकी स्पीड भी स्लो होगी, तो इसलिए वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा उसकी स्पीड। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रिवर्स एक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और फॉरवर्ड की स्पीड कम होती है। तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा नेक्स्ट, तो आपका जो फॉरवर्ड एक्शन होगा उसकी स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दोनों की स्पीड आपस में बराबर हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड आपस में जाके बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट का नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने यही बात पढ़ी है ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि जब दोनों रिएक्शन का रेट्स आपस में बराबर हो जाए, फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट आपस में बराबर हो जाए, जिस पॉइंट पे बराबर होगा उस पॉइंट का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए आपको यही बात याद रखनी पड़ेगी कि शुरू में हमारा जो फॉरवर्ड एक्शन होगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, फिर वो आहिस्ता होती जा रही है। लेकिन बाद में क्या होता है कि शुरू में जो आपका रिवर्स एक्शन की स्पीड लो होती है, लेकिन बाद में उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ती जाएगी उधर से वो कम हो रही है, तो एक पॉइंट में वो आकर मिल जाएगी आपस में, इनकी स्पीड आपस में बराबर हो जाएगी, इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या कंपैरिजन है। इसको अगर पहला पॉइंट देखें तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, के फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनती है। मिसाल के तौर पर अभी हमने रिएक्शन दिखाया है H2 + I2 2HI। इसमें देखें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये फॉरवर्ड एक्शन है और ये रिवर्स एक्शन है, फॉरवर्ड रिवर्स। अब फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। लेकिन दूसरी जानब क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। इसके उल्ट क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो टूट के रिएक्टेंट बनाएगी, तो इसे कहते हैं रिवर्स। तो दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और रिवर्स में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस आ रहे हैं। सेकंड क्या होगा, डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फॉरवर्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ये लेफ़्ट है, ये राइट साइड है, तो लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड की, लेफ़्ट से राइट। लेकिन इसके उल्ट है, रिवर्स में क्या होता है, डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, के रिवर्स में क्या होगा, डायरेक्शन राइट से क्या हो जाएगी, लेफ़्ट हो जाएगी। थर्ड क्या है, इनिशियली इट्स रेट इज़ वेरी फास्ट। आपको अभी मैंने बताया है कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम होती है। वजह यही होती है कि शुरू में इन दोनों की मिकदार ज़्यादा होती है। जब रिएक्शन की मिकदार ज़्यादा होगी, आपस में ज़्यादा मिलेंगे, तो स्पीड ज़्यादा होगी रिएक्शन की फॉरवर्ड की। इसके बरक्स देखे जाए तो शुरू में रिवर्स एक्शन की स्पीड लो होती है। वजह ये होती है कि जो आपका प्रोडक्ट होती है उसकी मिकदार लो होती है शुरू में। जब प्रोडक्ट की मिकदार लो होगी तो रिएक्शन की स्पीड भी लो हो जाएगी। इनिशली इस रेट इज़ नेग्लिजिबल, कि शुरू में रिवर्स एक्शन की जो स्पीड होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है।
फिर क्या होता है, इट्स स्लोज डाउन ग्रेजुअली। फिर क्या होता है कि फॉरवर्ड एक्शन की स्पीड कम होती शुरू हो जाती है क्योंकि इसकी मिकदार कम होनी शुरू होती है रिएक्टेंट की, और जैसे इसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर इसकी रिवर्स की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ठीक है ना। इस तरह का एग्जांपल और हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो हमारे पास बनता है अमोनिया। तो ये फॉरवर्ड एक्शन है और ये रिवर्स एक्शन है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिले, अमोनिया बने, इसे ये फॉरवर्ड है, और अमोनिया से दोबारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन बने तो ये रिवर्स रिएक्शन है। जी, हमारी अगली बात है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि हमारा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली है इट कैन ओनली बी अचीव्ड इन क्लोज सिस्टम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में, यानी कि ऐसा सिस्टम जो हर तरफ से क्लोज हो उसमें हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बर्तन है, उसमें हमने रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI। अब इसमें इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। इक्विलिब्रियम कायम होने की वजह क्या है, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज है। अगर ये सिस्टम क्लोज ना हो, ओपन हो, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कभी भी कायम नहीं हो सकेगा। क्यों कायम नहीं हो सकेगा, उसकी वजह यही है क्योंकि जो रिएक्टेंट हो सकता है वो बाहर निकल जाएं, बाहर एस्केप कर जाएं। इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी हो सकता है वो जब बने तो वो भी एस्केप कर जाए बाहर गैस की फॉर्म में। तो जब इस तरह एस्केप होते जाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम कभी कायम नहीं, रेट ऑफ रिवर्स के बराबर नहीं हो सकेगा। तो इस तरह यहाँ सवाल बनता है कि वाई इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव इन क्लोज सिस्टम। तो इसका जवाब यही है कि इक्विलिब्रियम अचीव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, कोई भी चीज़ ना बाहर निकलती है ना बाहर से अंदर दाखिल होती है। तो जब बाहर से अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होगी ना अंदर से कोई बाहर चीज़ निकलेगी, तो इस तरह इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो सकेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर अंदर से बाहर निकल गई, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और बाहर से कोई चीज़ अंदर दाखिल हो गई, तो इस तरह हमारा इक्विलिब्रियम कायम नहीं रह सकेगा। क्योंकि या तो फॉरवर्ड एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर रिवर्स एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसा करने से। इसलिए हमें क्लोज सिस्टम लेना पड़ेगा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, कोई चीज़ ना एंटर होगी ना बाहर रिमूव होगी, तो इस तरह हमारा इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की आपस में स्पीड बराबर होती है, रिएक्शन रुकता नहीं, रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आपस में चेंजिंग हो रही हैं, रिएक्शन रुका नहीं, रिएक्शन हो रहा है। बस रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाती हैं। तीसरी है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर डेंसिटी रिमेन सेम। हाँ जी, इक्विलिब्रियम की हालत में उनकी आपस की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती। मतलब क्या है कि अगर आपका 5 ग्राम आपका रिएक्टेंट टूट का है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, तो आपका वापस 5 ग्राम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज रहेगी। 5 ग्राम अगर इधर गया है तो दोबारा 5 ग्राम वापस भी आ जाएगा, उनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तीसरी है अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। हाँ जी, हम केमिकल इक्विलिब्रियम को किसी भी तरफ से अचीव कर सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन की तरफ से या फॉरवर्ड की तरफ से, मतलब रिएक्टेंट की तरफ से या प्रोडक्ट, किसी भी तरफ से हम इसको अचीव कर सकते हैं। और आखिरी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो पहला है प्रेशर चेंज करने से, दूसरा है टेम्परेचर चेंज करने से, तीसरा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज। मिसाल के तौर पर हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। अब जब इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है तो अब इक्विलिब्रियम की हालत में अगर हम ऊपर से प्रेशर चेंज करते हैं, तो प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, हो सकता है आपका जो फॉरवर्ड एक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाए या रिवर्स की स्पीड बढ़ जाए। किसी एक की स्पीड बढ़ेगी ना, फॉरवर्ड की या रिवर्स की। जब एक की स्पीड बढ़ गई एक की कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम तो कायम ना रहा। तो इस तरह प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होता है। फिर दूसरा फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने से भी क्या ये होता है कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, इक्विलिब्रियम कायम होने के बाद हम टेम्परेचर चेंज करते हैं अगर,
पहले हमारा टेम्परेचर 25 था, अगर हम उसको 50 कर दिया है टेम्परेचर को, तो फिर क्या होगा, तो ये यही हो सकता है कि किसी एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, फारवर्ड की या बढ़ जाएगी या रिवर्स की बढ़ जाएगी। तो जब किसी एक की स्पीड बढ़ जाएगी तो एक की कम हो जाएगी, तो इस तरह इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कब कायम रहता है, जब फारवर्ड रिवर्स की स्पीड आपस में, फारवर्ड और रिवर्स आपस में बराबर हों। तो जब एक बढ़ गया दूसरा कम हो जाएगा, तो इस तरह इक्विलिब्रियम तो कायम नहीं ना रहेगा। इस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से या ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे है कंसनट्रेशन चेंज करेगा। कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिकदार। अगर हम रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दें तो इससे क्या होगा, फारवर्ड की स्पीड तेज़ हो जाएगी, रिवर्स की स्पीड कम होगी। अगर हम प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ा दें, रिवर्स की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, फारवर्ड की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह फिर इसकी एक ही स्पीड बढ़ गई, एक की कम होगी, तो इससे एक ही में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह 3 तरीके हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। ये तीनों को अगर हम अप्लाई करें तो इससे हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जी व्यूज़, कैसी लगी मेरी वीडियो? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में अगर कोई मज़ीद आपको सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। गुड, थैंक।